हेलो एवरीवन, वेलकम टू अवर चैनल। आज हम न्यूलैंड्स लॉ ऑफ क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स स्टार्ट करेंगे। डोबेरिनियन लॉ ऑफ क्लासिफिकेशन हम ऑलरेडी कर चुके हैं, ठीक। वो हमारा एक डिटेल्ड लेक्चर था और इसी के साथ साथ मैंने उसका एक रिवाइज्ड लेक्चर यानी एक शॉर्ट लेक्चर भी दिया है जहां पर आप उसे 1 मिनट से कम में कवर कर सकते हैं। सो विदाउट वेस्टिंग और टाइम चलिए देखते हैं न्यूलैंड्स लॉ ऑफ ऑक्टेव्स क्या था, किस तरह से इसने क्लासिफिकेशन किया। तो ये जो न्यूलैंड्स लॉ ऑफ ऑक्टेव्स आपको दिखने लग रहा है, इसका मैं एक्चुअल जो रिलेशन है ऑक्टेव्स से यानी म्यूजिक के जो नोट्स थे वहां पर जो ऑक्टेव्स है उससे वो लास्ट में आपको बताऊंगा। अभी जिस तरह से मैं पढ़ा रहा हूं, जिस तरह से मैं बता रहा हूं, सुनिए, देखिए, आपको हर एक चीज बड़ी ही क्लियर हो जाएगी। तो जो जॉन न्यूलैंड था उसने क्लासिफिकेशन किया एलिमेंट्स का। कब किया? 1866 में। ओके यानी डोबेरिनियर के बाद। ओके, तो देखते हैं। जो ये न्यूलैंड था, इसने, मैंने कहा, जिसने भी क्लासिफिकेशन किया एलिमेंट का, उसके बारे में मैंने लास्ट लेक्चर में भी बताया था कि आपको 3 चीजें तो देखनी सबसे ज्यादा जरूरी है और वहीं से आप उसका एक बेसिक फ्रेमवर्क बना सकते हैं और देख सकते हैं कि एक्चुअल में उसका क्लासिफिकेशन था तो किस तरह का था, कैसा नहीं था। ठीक है, सबसे पहले क्या पता होना चाहिए कि न्यूलैंड ने क्या बेसिस लिया था क्लासिफाई करने के लिए, यानी किस चीज को बेस मानते हुए क्लासिफाई करना स्टार्ट किया था। उसके बाद उसने जो बेसिस माना, क्लासिफाई किया। चलिए, कुछ एलिमेंट को तो क्लासिफाई कर ही पाया होगा ना, ऐसा तो नहीं है कि भाई कुछ भी नहीं हुआ और लिमिटेशन आ गई, नहीं। तो फिर जिनको कर पाया तो एडवांटेज क्या हुआ उससे, ठीक है, उसका एडवांटेज। और उसके बाद लिमिटेशन। क्यों? क्योंकि भाई क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स का जो आज फाइनल हमारे पास टेबल है वो पीरियोडिक टेबल है, जो मॉडर्न पीरियोडिक टेबल है। अब मॉडर्न पीरियोडिक टेबल तो न्यूलैंड ने दी नहीं थी, तो इसका जो क्लासिफिकेशन था कहीं ना कहीं तो लिमिट क्या होगा ना, लिमिटेशन हुई होगी, उसकी फेल हो गया होगा उससे आगे, या फिर बहुत सारे के सारे एलिमेंट्स पे फिट नहीं हो पा रहा होगा, तो लिमिटेशन क्या होगी ये देखना जरूरी। तो देखिए, इसका जो बेसिस था न्यूलैंड का क्या था? एटॉमिक मास। इसने किसको बेसिस माना था? एटॉमिक मास को। ओके, अब मैंने ये बता दिया, चलिए बेसिस इसने माना था एटॉमिक मास को। एडवांटेज और लिमिटेशन से जाने से, मतलब एडवांटेज और लिमिटेशन पढ़ने से पहले हमें क्या देखना होगा, ये जो एटॉमिक मास को बेसिस माना तो इससे जो इसने लॉ बनाया अपना, वो लॉ क्या था, किस तरह से इसने एलिमेंट्स को क्लासिफाई किया एटॉमिक मास को बेसिस मानते हुए, वो देखना जरूरी है। फिर जब क्लासिफिकेशन हम देख लेंगे तो वहीं हम देखेंगे एडवांटेज क्या था, वहीं हम देखेंगे लिमिटेशन क्या थी। ओके, तो इसने जो लॉ बनाया एटॉमिक मास को बेसिस मानते हुए, वो कौन सा बनाया था? न्यूलैंड्स लॉ ऑफ ऑक्टेव्स उसका नाम दिया। क्या था, किस तरह से था, चलिए देखते हैं एग्जाम्पल के साथ। नोट करिए इसको। तो सबसे पहले मैं आपको क्या दूंगा, एक हाइपोथेटिकल एलिमेंट की सीरीज दूंगा। मतलब हाइपोथेटिकल का मतलब ये है, देखिए, जो एक्चुअल एलिमेंट्स हम आज जानते हैं उन्हीं एलिमेंट्स को इसने क्या किया था, क्लासिफाई किया था। हालांकि वो जितने आज है 118 उतने नहीं थे उस टाइम पर, जितने भी थे उन्हीं को किया था। लेकिन मैं क्या करूंगा, आपको इस एग्जाम्पल को बताने के लिए, मतलब न्यूलैंड्स के लॉ को बताने के लिए कुछ हाइपोथेटिकल एलिमेंट्स मान रहा हूं, जो एलिमेंट्स एक्चुअल में होते ही नहीं है। मानकर चलिए ए बी सी डी ई एफ जी कुछ एलिमेंट्स के सिंबल है, ठीक है, और उन्हें मैं यहां पर रखूंगा और फिर इसके लॉ को आपको समझाऊंगा, ठीक है। उसके बाद मैं इसकी एक्चुअल टेबल देखूंगा, एक्चुअल टेबल मतलब जो इसने एक्चुअल क्लासिफिकेशन किया था उसके थ्रू समझाऊंगा आपको। और उसके बाद लास्ट में जो म्यूजिक में नोट्स पाए जाते हैं ना, म्यूजिकल नोट्स होते हैं, उनसे किस तरह से कंपैरिजन है इसका, या नाम ही इस तरह से क्यों पड़ा, वो हम देखेंगे। चलिए, कुछ हाइपोथेटिकल एलिमेंट्स ए बी सी डी में दे रहा हूं यहां पर, ए बी सी डी ई एफ जी एच। ये कुछ एलिमेंट्स मैंने मान लिए कि ये कुछ एलिमेंट्स के सिंबल है। ओके, इसके लॉ को बताऊंगा क्या होता है। चलिए, इसका एटॉमिक मास मैंने माना 5 है, इसका मैंने मान लिया एटॉमिक मास 10, इसका 15, फिर 20, 25, 30, 35, 40। तो इनके मैंने कुछ एटॉमिक मासेस असाइन कर दिए। ओके, चलिए ठीक है। अब इसे मैंने नाम दे दिया, ये एलिमेंट नंबर 1 है, ये 2 है, ये 3 है, ये 4 है, ये 5 है, ये 6 है, ये 7 है, ये 8th एलिमेंट है, ठीक। एलिमेंट के सिंबल क्या है? एबीसीडी। तो देखिए, इसका जो लॉ था वो क्या था,
व्हेन एलिमेंट्स आर अरेंज्ड इन इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ देयर एटॉमिक मास। इतना समझ आया? व्हेन एलिमेंट्स आर अरेंज्ड इन ऑर्डर ऑफ देयर इंक्रीजिंग एटॉमिक मास। देखिए ये जो एलिमेंट्स है मैंने इन्हें किस तरह से अरेंज किया है, इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एटॉमिक मास, 5 10 15 20 25 30 35 40। when elements are arranged in increasing order of their atomic mass, okay, then the property of the eighth element are a repetition of the first element. सुनिए, when elements are arranged in increasing order of their atomic mass, the property of the eighth element are a repetition of the property of the first element. कहने का मतलब क्या है? देखिए एलिमेंट्स को अरेंज करा इंक्रीजिंग एटॉमिक मास में 5 10, ओके, यहां पर 40। तो जो एट्थ एलिमेंट होगा हमारा, देखिए 1 2 3 4 5 6 7, अब जो एट्थ एलिमेंट है उसके लिए मैंने आगे को कोई ग्रुप नहीं बनाया। क्यों नहीं बनाया? क्योंकि उसकी जो प्रॉपर्टीज है वो रिपीटिशन है फर्स्ट एलिमेंट का। मतलब इसकी जो प्रॉपर्टीज है एट्थ एलिमेंट की वो बिल्कुल सिमिलर है फर्स्ट एलिमेंट की प्रॉपर्टीज से। तो यही उसका लॉ था। सुनिए, एलिमेंट्स को इंक्रीजिंग एटॉमिक मास में क्या करिए आप, प्लेस करिए। ओके, प्लेस किया इंक्रीजिंग एटॉमिक मास में। अब जो एट्थ एलिमेंट होगा, एट्थ एलिमेंट क्या करेगा, रिपीट करेगा अपनी प्रॉपर्टी को, यानी उसकी प्रॉपर्टी बिल्कुल वैसी होंगी जैसे फर्स्ट एलिमेंट की थी। अगर मैं फर्स्ट एलिमेंट, देखिए फर्स्ट एलिमेंट मैंने यहां इसे माना इसलिए एट्थ एलिमेंट की प्रॉपर्टी। अगर मैं फर्स्ट एलिमेंट इसे मानूंगा ना, बी को, तो अब एट्थ एलिमेंट ये नहीं होगा हमारा। अब एट्थ एलिमेंट मानकर चलिए कोई आई होगा हमारा जिसका 45 मास होगा। अब बी के लिए एट्थ एलिमेंट ये है। अगर मैं यहां से फर्स्ट मानूंगा ना इसे, तो बी के लिए एट्थ एलिमेंट ये है। ओके, यानी जो एट्थ एलिमेंट होगा वो फर्स्ट एलिमेंट के जैसी ही प्रॉपर्टी हमें दिखाएगा, सिमिलर प्रॉपर्टीज। सिमिलर प्रॉपर्टी का मतलब क्या है? देखिए मानकर चलिए ये आपका ए है, ये आपका एच है, दोनों एक ही क्या हो गए, फर्स्ट एलिमेंट एंड एट्थ एलिमेंट। अब इनकी प्रॉपर्टी सिमिलर होने का मतलब या तो ये मेटल मेटल है या ये नॉन मेटल नॉन मेटल है, तो सिमिलर होगी प्रॉपर्टी। अगर मैं ए को मानकर चलिए वाटर से रिएक्ट करा दूं और ये दे रहा है हमें वाटर से रिएक्ट कराने के बाद एल्कली एंड H2, तो H भी हमें एल्कली एंड H2 देगा, तब हम इसकी प्रॉपर्टी क्या कह सकते हैं कि सिमिलर है। ओके, तो इस तरह से होता है। अब देखते हैं, अगर समझ आया ठीक है, नहीं आया तो कोई दिक्कत की बात नहीं है। जो एक्चुअल टेबल थी, जो एक्चुअल क्लासिफिकेशन था इसका, ये तो हाइपोथेटिकल एलिमेंट्स मैंने माने, मन गढ़त अपने आप से कि भाई ये कुछ एलिमेंट्स है। अब मैं जो इसका एक्चुअल टेबल था न्यूलैंड का जो दिया था वो आपको यहां पर लिख कर बताता हूं, दिखाता हूं किस तरह से था। ओके, तो इसे नोट कर ले अगर करना हो तो। हालांकि मैं बता रहा हूं एक्चुअल जो इसकी टेबल थी वो उससे, चलिए नोट कर लिया होगा। जब मैं बोलता हूं इसके लॉ को तो आप उसे लिख लिया करें। ओके चलिए, तो इसकी जो एक्चुअल टेबल थी जो एनसीईआरटी में भी दे रखी है एलिमेंट्स की, जिस जो इसने क्लासिफिकेशन किया अपने लॉ के बेसिस पर, मैंने लॉ बता दिया आपको। अब मैं वही एलिमेंट्स यहां पर लिख रहा हूं, ठीक है ना। ठीक है, तो क्या था देखिए, ओके, लिथियम, सोडियम, फिर पोटेशियम, आरबी, रुबीडियम। तो ये ग्रुप्स है इस तरह से, ये यहाँ पे पीरियड्स है। अभी मैं बताता हूँ आपको क्या था एक्चुअल में, ठीक है ना। अब क्या था यहाँ पे, क्या भैया, एक ये रे, क्या ये क्या था, ओके 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 ओके, ठीक है। तो ये क्या था,
ये जो हमें टेबल दे रखी है ना, न्यूलैंड ने जो क्लासिफिकेशन दिया था एलिमेंट्स का, ये क्या दे रखा है, टेबल दे रखा है जो एनसीईआरटी में है क्लासिफिकेशन इसका, वो यहीं पे मैंने दिया। देखिए उसका लो क्या था, फिर से मैं बता देता हूं। व्हेन एलिमेंट्स आर अरेंज्ड इन इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ देयर एटॉमिक मास, देन द प्रॉपर्टी ऑफ द एट एलिमेंट आर अ रिपीटिशन ऑफ द फर्स्ट एलिमेंट। मानकर चलिए, देखो ये सब इंक्रीजिंग एटॉमिक मास के ऑर्डर में रखे हुए इस तरह से। देखिए ये जो हॉरिजॉन्टल रेज रोज होती है उन्हें हम क्या बोलते हैं, पीरियड्स, और जो वर्टिकल कॉलम्स होते हैं उन्हें क्या बोलते हैं, ग्रुप्स। ओके, तो इंक्रीजिंग एटॉमिक मास किस तरह से रखा था इसने, हॉरिजॉन्टल रोज में। देखिए यहाँ पर इसका एटॉमिक मास कितना होता है, लगभग 1। इसका कितना होता है 3। इसका कितना होता है 9, नहीं 7। इसका कितना होता है 9। इसका कितना होता है कार्बन 12। इसका 14। इसका 16। तो इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एटॉमिक मास है। ओके, फिर इसका कितना होता है 18, 19 जो भी होता है लगभग इतना ही होता है। इसका कितना होता है 23। तो सब इंक्रीजिंग एटॉमिक मास के ऑर्डर में रखे हैं ना इसने, ठीक है। और अब क्या कहा था उसने कि जो प्रॉपर्टी होगी एट्थ एलिमेंट की वो रिजेंबल करेगी फर्स्ट एलिमेंट को। मानकर चलिए अगर आप फर्स्ट एलिमेंट इसे मानते हैं तो एट्थ एलिमेंट कौन सा बैठेगा लिथियम के बाद, 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 ये बैठ गया। तो इन दोनों की प्रॉपर्टी आपस में क्या करेंगे, रिजेंबल करेंगे। अब मानकर चलिए आप फर्स्ट एलिमेंट मैग्नीशियम को मानते हैं, तो जो एट्थ एलिमेंट की प्रॉपर्टी होगी ना वो इसके सिमिलर होगी। अब फर्स्ट एलिमेंट ये मान लिया तो एट्थ एलिमेंट कैसा होगा, देखिए काउंटिंग तो आप इधर से ही करते हैं ना, इधर कोई करते हैं ना, तो इसे 1 मानिए, 2 3 4 5 6 7 8 8, यानी मैग्नीशियम और कैल्शियम की प्रॉपर्टी सिमिलर होगी। तो आपको आई होप लॉ समझ में आया होगा, इसका लॉ क्या होता है, ठीक है। अब मैं आपको बताता हूं कि जितने इसने एलिमेंट्स क्लासिफाई करे, जहां तक इसका लॉ क्या हो रहा था, वैलिड हो रहा था। मैं बताऊंगा अभी लिमिटेशंस भी कहां पर आई। जहां तक वैलिड होने लग रहा था तो वहां तक के हिसाब से इसकी क्या हमें एडवांटेजेस मिले, मैं लिखाऊंगा अभी, पहले यहीं पे बता देता हूं। तो देखिए इसे देखिए जरा आप, इसका जो क्लासिफिकेशन था उसके हिसाब से इन्हें देखिए आप, लीन आके लिथियम सोडियम पोटेशियम, ठीक है। ये एलिमेंट्स आपस में कैसे सिमिलरिटी शो करते हैं, केमिकल प्रॉपर्टीज में भी सिमिलरिटी होती है इनकी। मैंने बताया था आपको डोबिरिनियर ट्रायड में भी किस तरह से होती है। मेटल से काम कीजिए आप एक क्या, कि इन्हें आप क्या करिए, इनको आप वाटर से रिएक्ट कराइए। वाटर से रिएक्ट करने के बाद ये एल्कली देंगे सारे के सारे, ये भी एल्कली देगा, ये भी एल्कली देगा, ये भी एल्कली देगा, साथ में हाइड्रोजन गैस भी देगा। तो ये सिमिलरिटी पाई गई, कहीं ना कहीं एक एडवांटेज था भाई। भले से उसका कैल्शियम तक ही वैलिड था, अभी मैं लिमिटेशन में बताऊंगा, लेकिन कहीं ना कहीं हम कह सकते हैं कि हाँ भी एक सिमिलरिटी थी। दूसरी चीज आप यहां से क्या देख सकते हैं एडवांटेज में, कि भाई टेबुलर फॉर्म आ गई, जैसी पीरियोडिक टेबल होती है कि उसमें पीरियड्स भी होते हैं, उसमें ग्रुप्स भी होते हैं, ये भी एक एडवांटेज मान सकते हैं, ठीक है। एक बेसिस मिल गया कि किस तरह से करना है क्लासिफिकेशन, है ना, ये भी एक एडवांटेज मान सकते हैं। हालांकि एडवांटेज कोई लिखने के लिए मालूम नहीं करता आपको, मतलब ना ही आपसे डोबिरिनियर का मालूम करेगा जल्दी से, ना ही आपका न्यूलैंड का मालूम करेगा, लेकिन फिर भी पता होना चाहिए थोड़ा सा कि हाँ किस तरह से अप्रोच जा रही है पीरियोडिक टेबल तक। ओके तो ये आप एडवांटेज में बता सकते हैं। और हाँ सबसे बड़ी बात यहाँ पर पीरियोडिक होने लगी चीजें भाई, पीरियोडिक क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स यानी पीरियोडिक क्लासिफिकेशन, देखिए गया यहां तक, फिर पीरियोडिक हो गया, यानी कि एक पीरियड तक चला, एक इंटरवल तक चले, फिर से क्या हो गया, रिपीट हो गया, फिर से रिपीट हो गया, फिर से रिपीट हो गया, तो एक तरह से पीरियोडिक हो गई। तो ये इसके एडवांटेज आप बता सकते हैं अगर कोई मालूम करता है तो, हालांकि कोई मालूम नहीं करता, कर ले तो बता देना। अब देखते हैं एक्चुअल में ये कहां पर क्या कर गया, लिमिट कर गया, इसकी लिमिटेशंस क्या थी। अभी ये मत सोचो कि आपने कंपेयर ही नहीं करके बताया म्यूजिकल नोट से, मैं लास्ट में बताऊंगा, मैंने बताया ना लास्ट में बताऊंगा। चलिए मैं क्या करता हूं, इसे हटा देता हूं सर्कल को। अब मैं बताता हूं इसकी लिमिटेशंस, कि इसकी लिमिटेशंस क्या थी और कहां ये लिमिट कर गया ये वाला लो। ओके देखिए लिमिटेशंस, जो कैल्शियम दिख रहा है ना आपको यहां पर, ये सिर्फ और सिर्फ कैल्शियम तक ही वैलिड रहा, कैल्शियम तक ही इसने क्या किया, अच्छे से काम किया इसके लॉ ने। उसके बाद जो हायर एलिमेंट्स आए उसमें ये बिल्कुल भी फ्लॉप हो गया, मतलब काम नहीं कर पाया। इन्होंने क्या कहा था कि आप इंक्रीजिंग एटॉमिक मास के ऑर्डर में रखिए एलिमेंट्स को, ठीक है भैया रख दिया इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एटॉमिक मास में। जब आप ऐसा करेंगे तो क्या होगा, जो एट्थ एलिमेंट होगा फर्स्ट एलिमेंट की प्रॉपर्टी को क्या करेगा, रिजेंबल करेगा। चलो भाई करेगा, मान लिया मैंने। अब भाई चलिए ये कहा इन्होंने कि जो फर्स्ट एलिमेंट होगा, आप किसी को भी फर्स्ट एलिमेंट मानिए,
इसका जब टेबल बन गया ये, इस टेबल को बनने के बाद क्या कहा उन्होंने, मतलब टेबल ही इस आधार पर बनाया था, इस बेसिस पर बनाया था कि जो फर्स्ट एलिमेंट है वो एट्थ एलिमेंट की प्रॉपर्टी को रिजेंबल करेगा, या एट्थ एलिमेंट फर्स्ट एलिमेंट की प्रॉपर्टी को रिजेंबल करेगा। ठीक है, ये कहा इन्होंने जब हम इंक्रीजिंग एटॉमिक मास के ऑर्डर में रखेंगे। तो ये फर्स्ट एलिमेंट, ये एट्थ एलिमेंट। ठीक है भाई, मैग्नीशियम कैल्शियम दोनों क्या है, वैलेंसी 2 है, इसकी भी 2 है। ठीक है, मैंने क्या कहा, कैल्शियम तक ही वैलिड था, उससे आगे वैलिड नहीं था। बता रहा हूं क्यों नहीं था वैलिड, कोई नहीं बताता इस तरह। देखिए, दो वैलेंसी, ठीक है भाई, वैलिड है ये भी। यार चलो, एल्यूमिनियम है और क्रोमियम है। अब देखो, एल्यूमिनियम और क्रोमियम में कोई तुम्हें सिमिलरिटी समझ में आ रही है? इसने क्या कहा था, आप इंक्रीजिंग एटॉमिक मास के ऑर्डर में रखें, फर्स्ट एलिमेंट और एट्थ एलिमेंट की प्रॉपर्टी सिमिलर होनी चाहिए। मैं फर्स्ट एलिमेंट मान रहा हूं यहां पर एल्यूमिनियम को, तो एट्थ एलिमेंट मेरा उस हिसाब से क्रोमियम होगा या नहीं होगा? बिल्कुल होगा। और ये टेबल मैंने नहीं बनाई, टेबल किसने बनाई है? न्यूलैंड ने, उसी की टेबल है। देखिए, फर्स्ट ना 1 2 3 4 5 6 7 8, तो एट्थ एलिमेंट क्रोमियम आने लग रहा है ना। तो जब क्रोमियम आ रहा है और एल्यूमिनियम आ रहा, तो इनकी प्रॉपर्टी सिमिलर होनी चाहिए। होनी चाहिए कि नहीं होनी चाहिए? नहीं होती। जब आपको मैं मॉडर्न पीरियोडिक टेबल बता दूंगा ना, और मैंने ये बताया कि नहीं होती, आपको बिल्कुल समझ में आएगा। और उसमें हर एक पीरियड, हर एक ग्रुप में ट्रिक से बताऊंगा। देखिए, जो ये क्रोमियम है और एल्यूमिनियम है, क्यों नहीं होती? जो आपका ये एल्यूमिनियम है भैया, ये पी ब्लॉक में आता है, और जो ये क्रोमियम है, ये डी ब्लॉक एलिमेंट है। तो कहां से सिमिलर हो गए? होंगे ही नहीं। ओके तो फेल कर गया, नहीं कर गया? देखिए, कैल्शियम तक ही एप्लीकेबल रहा, आगे फेल करा या नहीं करा? बिल्कुल फेल कर गया। तो आपको एक पॉइंट, एक लिमिटेशन इसकी समझ में आई कि भाई ये कैल्शियम तक ही वैलिड है, अप टू कैल्शियम, यानी किस पे? जो लाइटर एलिमेंट्स होते हैं वहीं पर एप्लीकेबल है, हायर एलिमेंट्स पर फेल कर जाता है, वहां पर काम ही नहीं करता, नहीं कर रहा। मतलब टेबल बनाई उसने खुद ने, और उसने जो लो दिया वो लो ही इस टेबल पे फिट नहीं हो पा रहा। तो लिमिटेशन हो गई, एक लिमिटेशन हो गई। दूसरी लिमिटेशन क्या बताई गई थी? दूसरी लिमिटेशन ये थी कि देखिए, जैसा आपको यहां पर ये कोबाल्ट और निकिल एक ही स्लॉट में दिख रहे हैं, आप समझ में आ रहा है? थोड़ा सा एक ही स्लॉट में दिख रहे हैं। ये देखिए, देखो भाई, एक ही स्लॉट में है या नहीं है? कोबाल्ट और निकिल एक ही स्लॉट में, मतलब यार एक बार बताओ, तुमने कोई लॉ प्रपोज कर दिया, अब तुम खुद ही उसको वायलेट करने पे लगे पड़े हो। मतलब एक स्लॉट में दो दो एलिमेंट डाल दिए, सिर्फ किस लिए? अपनी टेबल को क्या करने के लिए कि हाँ भाई, यही मॉडर्न, यही पेरियोडिक टेबल है, इसके बाद और कोई सी टेबल नहीं बनेगी। सिर्फ ये बताने के लिए कि मैंने जो क्लासिफिकेशन किया है वो वैलिड है, और वो हर टाइम वैलिड रहेगा, कभी उसका कोई वायलेशन नहीं हो सकता। तो भाई, जब तुमने एक स्लॉट में दो एलिमेंट डाल दिए, ये तो गलत ही है बिल्कुल, है ना। क्योंकि आपने लॉ क्या दिया, व्हेन एलिमेंट्स आर अरेंज्ड इन इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ देयर एटॉमिक मासेस, द प्रॉपर्टी ऑफ द फर्स्ट एलिमेंट आर अ रिपीटिशन ऑफ द प्रॉपर्टी ऑफ द एट्थ एलिमेंट आर अ रिपीटिशन ऑफ द प्रॉपर्टी ऑफ द फर्स्ट एलिमेंट। यानी अगर इसे आप फर्स्ट एलिमेंट मानते हैं, 1 2 3 4 5 6 7, तो एट यहाँ पर आकर कोई एक बैठना चाहिए था, यहाँ पर दो दो बैठ गए आकर के, है ना। तो क्या हो गया? वायलेट हो गया। और फिर इसका एक और, यहीं पे इसी पॉइंट पे एक और नुकसान सुनिए, कि देखिए किस कॉलम में आने लग रहा है, किस ग्रुप में आने लग रहा है? उस ग्रुप में आ रहा है जिस ग्रुप के प्रॉपर्टी जो है एलिमेंट की बिल्कुल अलग है कोबाल्ट और निकल से। अरे भाई, क्लोरीन, फ्लोरीन, हाइड्रोजन, ब्रोमीन नॉन मेटल से या नहीं है? बिल्कुल नॉन मेटल है। तो भैया, ये डी ब्लॉक एलिमेंट जो कि मेटल्स होते हैं, ये कहां से डाल दिए इसमें? ओके, ठीक है। दो आपने इसके लिमिटेशन सुन लिए। तीसरी लिमिटेशन क्या थी? तीसरी ये थी कि भाई इसने ये प्रिडिक्ट कर दिया, ये बोल दिया, सॉरी प्रिडिक्ट ये कह दिया कि 56 एलिमेंट्स ही नेचर में नॉन है, और ये जो 56 एलिमेंट्स हैं, इनके बाद कोई और एलिमेंट डिस्कवर नहीं होने वाला, और जो 56 एलिमेंट का अरेंजमेंट मैंने कर दिया, यही वैलिड है, यही हमेशा के लिए रहेगा, जो कि बिल्कुल गलत था। क्यों गलत था? क्योंकि आज आप खुद जानते हैं कि 118 एलिमेंट्स हम डिस्कवर कर चुके हैं साइंटिस्ट। तो 56 एलिमेंट्स वाला कॉन्सेप्ट तो बिल्कुल गड्ढा निकला। और उसके बाद चलिए, हो गए बेचारे से गलती, मान लिया कि 56 एलिमेंट्स ही नेचर में है, वो उसने बोल दिया गलती है, कोई बात नहीं, भूल जाओ उसे। तो जब 56 एलिमेंट्स के बाद जो और एलिमेंट्स आए, डिस्कवर हुए, वो इस टेबल में इसके लॉ के अकॉर्डिंग फिट नहीं हो रहे थे। अगर फिट कर भी रहे थे
तो प्रॉपर्टीज क्या हो रही थी, बिल्कुल फ्लक्चुएट कर रही थी, प्रॉपर्टीज में सिमिलरिटी नहीं पाई जा रही, तो काहे के लिए मानेंगे भाई, नहीं मानेंगे। ठीक, तो तीन आपके पास इसके क्या हो गए, लिमिटेशंस। मैं लिख कर भी बताऊंगा अभी इस टेबल के थ्रू, मैं इसलिए बता रहा हूं क्योंकि इस टेबल में आपको एक एक चीज में देख देख कर बता सक मतलब आपको दिखा करके बता सकता हूं। मैं देख करके क्या बताऊंगा भाई, मैंने तो ये ऐसे ही लिख दी, ठीक है बिना देखे। अब आप फोर्थ जो इसकी खामी थी वो क्या थी, देखिए आप आयरन को देखिए, यहां पर बेचारा एकदम साइड में पड़ा है, कोई फोकस नहीं कर रहा इसको। अब देखिए जो आयरन है इसकी प्रॉपर्टी बहुत ज्यादा मेल खाती है कोबाल्ट और निकिल से, इसकी प्रॉपर्टीज से, है ना भाई। ये भी डी ब्लॉक एलिमेंट है, ये भी डी ब्लॉक एलिमेंट है। तो क्या होती है, बहुत ज्यादा मैच खाती है एक दूसरे से। लेकिन आप डिफरेंस देखिए खुद ही, ये बेचारे कहां पड़े हैं, ये बेचारे कहां पड़े, ये एक एंड पर पड़े, वो दूसरे एंड पर पड़ा है ना। तो बहुत ज्यादा इनमें क्या कर दिया, फार अवे कर दिया। उसके साथ साथ अगर आप इस तरह लाइनिंग खींचे इसमें एक, तो आपको दिखने के लिए मिलेगा, देखिए ये ऊपर है वो नीचे है। आगे बात, चार चार खामियां। फर्स्ट, कैल्शियम तक ही वैलिड था, और बिल्कुल हकीकत है कैल्शियम तक ही वैलिड था, और यहां तक वैलिड होने के बाद साथ साथ यहां तक वैलिड था, तो तभी मैंने आपको इनकी प्रॉपर्टीज में सिमिलरिटी बताई थी कि भाई यहां तक तो वैलिड है, तो यहां तक प्रॉपर्टीज में सिमिलरिटी आती है। आगे वैलिड क्यों नहीं हुआ, क्योंकि भैया इनकी क्या हो गई, बिल्कुल अलग थलग हो गई, वो भैया पी से, ये भैया डी से, खत्म कहानी। एक ड्रॉबैक हो गया, कैल्शियम तक था। ठीक है, दूसरा क्या बताया मैंने कि जो आपके 56 एलिमेंट्स है, इसने ये कहा उस टाइम पे 56 एलिमेंट्स नॉन थे कि भैया 56 ही डिस्कवर हुए हैं, यही रहेंगे, इनके बाद कोई डिस्कवरी नहीं होनी, जो कि बिल्कुल गलत है और जब डिस्कवर किए गए तो इसकी टेबल में फिट नहीं होने लग रहे थे। तीसरा कि भाई कोबाल्ट निकल एक ही स्लॉट में डाल दिया, मतलब तुमने जो लॉ दे दिया तुम उसी को खुद ही वायलेट कर रहे हो। क्यों? क्योंकि जिससे कि तुम बस एक टेबल बनाकर दे सको 56 एलिमेंट्स की, और उसके बाद दुनिया कोई जाने ना कुछ भी, ऐसा नहीं होता भाई। तो ये गलत है, ठीक है। और इसके साथ साथ दूसरी चीज इसमें गलत क्या है, तीसरे ही लिमिटेशन में, कि भैया ये तो उन एलिमेंट्स के उसमें आ रहा है ग्रुप में जो कि बिल्कुल अलग है इनकी प्रॉपर्टी उनसे। क्यों? क्योंकि ये नॉन मेटल, ये डी ब्लॉक मेटल्स है। फिर चौथी, भैया आयरन और ये एक दूसरे के बड़े क्या है, एक दूसरे से बड़ा मेल खाते हैं, बड़ा सिमिलरिटी सी है इनमें प्रॉपर्टीज में। देखो कहाँ है, ये यहाँ पड़ा है, वो वहां पड़ा है, और ऊपर से देख लो एक पीरियड में भी नहीं आ रहा है ना। तो क्या हुआ कुल मिलाकर के, ये इतनी सारी लिमिटेशन निकल कर आई, इसकी 4 लिमिटेशंस। तो ये क्या हो गया भाई, फ्लॉप कर गया। इसके बाद कोई साइंटिस्ट आया, जो आया जैसा उसने टेबल बनाई वो मैं अगले लेक्चर में बताऊंगा। लेकिन अभी इसके एडवांटेज मैं आपको बता चुका कि भाई देखो, टेबुलर फॉर्म तो दे दी थी ना उसने, ये एडवांटेज बताया आपको चलिए शुरू से गिना देता हूं इसका लॉ। ठीक है, क्या है बता चुका हूं। एडवांटेज 2-3 मैंने बताई दिए कि टेबुलर फॉर्म आने लग गई थी, पीरियोडिक प्रॉपर्टी बता दिया था एटॉमिक मासेस के बेसिस पर, फिर ये सिमिलरिटी पाई गई है ना। तो ये आप दे सकते हैं। लिमिटेशन मैंने 4 बताई दी, ओके क्या होती है। अब जो मैंने लास्ट में आपसे प्रॉमिस किया था वो क्या किया था, कि जो म्यूजिकल नोट्स है ना भाई, म्यूजिकल नोट आपको एनसीईआरटी में भी देखने के लिए मिलता है, तो उनकी इससे सिमिलरिटी पाई गई इसके लॉ से, और इसने तभी अपने लॉ का नाम रखा क्या, न्यूलैंड्स लॉ ऑफ ऑक्टेव्स। तो वो किस तरह से पाई गई वो और देख लेते हैं। इसे नोट करिए, मैं रब कर देता हूं, ओके रब कर देता हूं मैं जल्दी से। देखिए भाई, म्यूजिकल नोट एक तो वेस्टर्न है, ठीक है, एक इंडियन सिस्टम के अकॉर्डिंग है। इंडियन सिस्टम के अकॉर्डिंग कौन सी है, सारे गामा पादा नीसा है क्या, अभी बताता हूं, लिखकर बता देता हूं आपको, ठीक है ना। देखिए उसके बारे में कोई ज्यादा टेंशन लेनी नहीं है, मैं इसलिए बता रहा हूं क्योंकि वो एनसीईआरटी में भी मेंशन है। हालांकि केमिस्ट्री से तो भाई उसका कहीं दूर दूर तक लेना देना ही नहीं है। बस वो जो म्यूजिक है, म्यूजिकल नोट्स है, उसमें भी ऑक्टेव पाई जाती है, और जो इसने क्लासिफिकेशन के एलिमेंट का, इनमें भी ऑक्टेव्स पाए जा रहे हैं। कैसे भाई, हर 8वां एलिमेंट पहले वाले एलिमेंट की प्रॉपर्टी एग्जिबिट कर रहा है। म्यूजिकल नोट्स में भी होता है, हर 8वीं नोट पहले वाली नोट की तरह प्रॉपर्टी एग्जिबिट करती है, मतलब सिमिलर होती है एकदम। अभी दिखाता हूं मैं लिख करके। तो कोई ज्यादा टेंशन लेने की बात है ही नहीं उसमें, बस इतना समझना है जितना मैं बता रहा हूँ। इससे ज्यादा आपको उसे भाव नहीं देना है, ज्यादा भाव देना बेकार है उसको। क्यों भाई, वो तो केमिस्ट्री में है ही नहीं यार। देखिए म्यूजिकल नोट से सिमिलरिटी कैसे पाई जाती है सा रे गा मा पा दा
नी सा। ये आपकी फर्स्ट म्यूजिकल नोट है। 1 2 3 4 5 6 7 8। तो देखिए फर्स्ट और एट्थ सिमिलर है या नहीं है म्यूजिकल नोट। ये फर्स्ट म्यूजिकल नोट है, ये एट्थ म्यूजिकल नोट है। तो फर्स्ट रिजेंबल कर रही है एट्थ को। अगर आप इसे फर्स्ट मानते हैं तो फिर से रा आ जाएगा यहाँ पे एट्थ। तो फर्स्ट रिजेंबल कर रही है एट्थ को। तो म्यूजिकल नोट में क्या होता है, फर्स्ट म्यूजिकल नोट एट्थ म्यूजिकल नोट को रिजेंबल करती है। और मैंने आपको इसके जो एलिमेंट्स हैं उनमें क्या बताया कि भाई उनकी भी जो प्रॉपर्टी है वो भी क्या कर रहे हैं, फर्स्ट एलिमेंट एट्थ एलिमेंट की प्रॉपर्टीज को रिजेंबल कर रहा। जहां तक भी वैलिड है वहां तक कर रहा था, नहीं कर रहा था, कर रहा था। तो सिमिलरिटी पाई गई इसमें जो म्यूजिकल नोट है और जो इसने क्लासिफिकेशन किया एलिमेंट्स का कि भाई बिल्कुल उसी तरह से हो रहा। अभी यहाँ पर भी जो एट्थ एलिमेंट है वो वैसे ही कर रहा है जैसे वहां पर एट्थ नोट करती है। तो इसने लॉ ऑफ ऑक्टेव्स रख दिया इसका नाम, बाकी इससे ज्यादा इसमें कुछ लेना देना है नहीं, ठीक है ना। आपको एक बार मैं फिर से इसकी समरी बता दूं क्या कहानी थी न्यूलैंड्स की ठीक है ना। तो न्यूलैंड्स ने सबसे पहली, मैं समरी में क्या बताता हूं आपको, देखिए न्यूलैंड्स लॉ ऑफ ऑक्टेव्स आया। ओके आया, किस बेसिस पर दिया, एटॉमिक मास, इंक्रीजिंग एटॉमिक मास, है ना। तो जो एटॉमिक मास का लो किस तरह से सेट किया इसने कि इंक्रीजिंग एटॉमिक मास में रखिए, और जो एट्थ एलिमेंट आएगा उसकी प्रॉपर्टी फर्स्ट एलिमेंट को रिजेंबल करेंगे, ये इसका लो था। ठीक, खत्म कहानी यहीं पर। एडवांटेज क्या हुआ कि भाई जहां तक वैलिड था, जैसे कि कैल्शियम तक वैलिड था, तो वहां तक जो ग्रुप्स बने उनमें सिमिलरिटी पाई जा रही थी, है ना। एलिमेंट्स में टेबुलर फॉर्म आ गई, जैसे कि पीरियोडिक टेबल में हमें दिखती है कि भाई पीरियड्स है, ग्रुप्स है, ये बता सकते हैं आप एडवांटेज के नाम पर। और पीरियोडिक हो गई जो प्रॉपर्टीज है एटॉमिक मासेस के बेसिस पर, पीरियोडिक हो गई प्रॉपर्टीज, है ना, ये बता सकते हैं अगर कोई मालूम करे तो। हालांकि इतना कोई एडवांटेज मालूम नहीं करता इसका, क्योंकि ये फ्लॉप हो गए थे भाई। लिमिटेशन क्या हुई, कैल्शियम तक ही वैलिड था, यानी लाइटर एलिमेंट्स पर ही वैलिड था, हायर एलिमेंट्स पर वैलिड ही नहीं था। दूसरी लिमिटेशन क्या थी, 56 एलिमेंट्स एग्जिस्ट करते थे इसके टाइम पर, तो इसने ये कह दिया कि भैया बस 56 ही रहेंगे, उसके बाद कोई ना आएगा, आए फिट नहीं हुए इसकी टेबल में। तीसरी कि भाई एक ही स्लॉट में दो दो एलिमेंट को डाल दिया, जैसे कि कोबाल्ट निकिल का केस मैंने आपको बताया अभी थोड़े टाइम पहले, और वो भी उस कॉलम में डाला, उस ग्रुप में डाला जहां पर बिल्कुल ही डिफरेंट प्रॉपर्टी वाले एलिमेंट थे। कौन थे वो, नॉन मेटल थे, वो मेटल थे। ठीक, और फिर कोबाल्ट और निकिल रिजेंबल करते प्रॉपर्टीज, सिमिलर थी प्रॉपर्टीज में, मतलब बड़े क्लोज थे। क्लोज फ्रेंड को इन्होंने अलग अलग कर दिया, यानी कोबाल्ट निकिल के फ्रेंड था कौन, आयरन, तो आयरन को बिल्कुल दूर डाल दिया। तो ये इसके लिमिटेशंस आ गए थे जब ये लो बिल्कुल पूरी तरह से फ्लॉप कर गया। ठीक है, तो आई होप आपको ये समझ आया होगा, आप रिपीट करके देखना। और इसका मैं शॉर्ट लेक्चर भी बना दूंगा, और मैंने डोबिलिनियर का भी बनाया है, वो 20 मिनट का समथिंग डिटेल्ड लेक्चर है, और उसे मैंने 1 मिनट में कन्वर्ट कर दिया था। तो आप पहले उसे देखें, फिर 1 मिनट में आपका रिवीजन हो जाएगा। इसी तरह से सिमिलरली मैं इसको भी करूंगा। ओके, तो हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करो और शेयर करो भाई इसको प्लीज। ओके, थैंक यू।